नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 352 है, पार्ट नंबर 351 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 14 जो है यहाँ पर 210 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 16 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर 14 को क्या करेंगे, यहाँ पर 210 ले समेत हो जाएगा, और 16 को भी क्या करेंगे कि यहाँ पर अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। देखिए तो 14 को क्या करेंगे, तो 14 में अगर यहाँ पर क्या करते हैं, 14 में अगर 15 को गुना करते हैं। देखिए जब 14 में 15 गुना कर देंगे तो कितना देगा, 210 आ जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 को रखेंगे। देखिए तो 16 में भी क्या करते हैं, 15 को गुना करते हैं। जब 16 में 15 को गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये 240 आ जाएगा। कितना का यहाँ पर आपको 240 हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 240 हो जाएगा। तो 240 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 20 हो रहा है। 20 ले क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 42 हो रहा है। 42 ले यहाँ पर 86 हो रहा है। 86 से यहाँ पर 174 हो रहा है। 174 से 350 हो रहा है, और 350 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 9 से क्या हो रहा है, यानी 20 हो रहा है। तो 9 में अगर 2 से गुना कर लेते हैं, देखिए 9 में 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी का 18 हो गया, और 18 में 2 को क्या करते हैं, जोड़ देंगे, कितना क्या, 20 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 20 लेकर लिख रहे हैं, 42 लिख रहे हैं। तो 20 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो 20 दूनी के 40, और 40 में 2 को जोड़ देंगे। ठीक है ना, देखिए यानी 2 को जोड़ देंगे, 2 को जोड़ेंगे कितना क्या, 42 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको 42 ले 86 दिख रहा है। तो देखिए 42 में 2 से गुना कर लेंगे, तो 42 में 2 से गुना कर लेंगे तो 84 आ गया, और 84 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है, आपको यहाँ पर 86 आएगा। ठीक है, 86 आएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 86 से क्या लिख रहा है, 174 लिख रहा है। तो 86 में यहाँ पर देखिए 2 से गुना करेंगे। ठीक है ना, 86 में 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 174 आ जाएगा। अब 174 से क्या लिख रहे हैं, 315 ले, यानी 50 लिख रहे हैं। तो 174 में अगर 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 को जोड़ लेंगे। जब 2 को यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना देगा, 350 आ जाएगा। उसी प्रकार से 350 में भी रखेंगे। 350 में यहाँ पर 2 से गुना कर लेंगे और यहाँ पर 2 को जोड़ लेंगे। तो देखिए 350 में 2 से गुना करेंगे तो 35 दूनी के 70 हो गया। ठीक है ना, ये 35 दूनी के 70 हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितना गया, 702 आ गया। कितना गया, यहाँ पर 702 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 702। 702 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर क्या देखते हैं, इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। जैसे देखिए ये आपको बड़ा वाला आकृति दिख रहा है, इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। तो देखिए पहले इसको रख लेते हैं, इसको रखते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है, 1 हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 हो गया। 2 के बाद में अगर इसको रखेंगे ये 3 हो गया। 3 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो 4 को दिख रहा है। यानी कितना दिख रहा है, इसमें अभी 4 को दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए 1 हो गया, ये इसमें कितना दिख रहा है, 4 को दिख रहा है। ठीक है, ये 2 दिख रहा है, ये तीसरा दिख रहा है, और इसमें आपको चौथा दिख रहा है। ठीक है ना, 4 दिख रहा है, और 4 को ऐसे दिख रहा है। ठीक है ना, और 4 के बाद में 4 को देखिए ऐसे दिखेगा, 1 का ऐसे दिख रहा है तो कितना गया, 5 आ गया। अब 5 के बाद में 1 का ऐसे दिखेगा,
ठीक है 6 हो गया, कितना क्या यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, 6 हो गया। लेकिन और इसमें दिखेगा, ठीक है ना, 6 के बाद में देखिए एक ऐसे दिखेगा, ऐसे 6 के बाद में एक ऐसे दिखेगा, कितना दिख रहा है 7 हो गया। और 7 के बाद में एक इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना, देखिए इस तरह से ये कितना गया 8 आ गया। यानी देखिए इस आकृति में कितना गया 8 को दिख रहा है, जब ए वाला में 8 को दिख रहा है क्योंकि ये आपको सेम आकृति दिख रही है। देखिए ये भी आकृति आपको क्या दिख रहा है, उसी प्रकार से इसमें भी आपको क्या दिखेगा 8 ही को दिखेगा, क्या दिखेगा 8 को दिखेगा। ठीक है, कैसे कि देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 को ऐसे दिख रहा है और 4 को ऐसे रखेंगे। देखिए एक इधर से रखेंगे 1 हो गया, एक इधर से रखेंगे 2 हो गया, एक इधर से रखेंगे 3 हो गया, एक इधर से रखेंगे 4 हो गया। तो 4 4 कितना गया 8 आ गया। देखिए ये बड़ा वाला आकृति में भी 8 को और छोटा वाला भी आकृति में 8 को दिख रहा है। देखिए तो 8 है और प्लस 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 आकृति। तो आपको वही बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, तो 16 को दिख रही है। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर 16 में ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी खास कोड में यानी ROAC को यहाँ पर आपको देखिए 68 21 है और चेयर यहाँ पर क्या लिख रहा है चेयर, इसमें देखिए आई छूट गया है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको आई हो जाएगा, ठीक है, यानी चेयर को यहाँ पर 73 456 के 56 और यहाँ पर यानी परचेज को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, परचेज को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए 96 147, देखिए 96 14 और 73 लिखा जाता है। तो उसी को सांकेतिक कोड में यानी सर्च को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसका कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पर रोज लिख रहा है, यानी इनको इतना लिख रहा है, ठीक है ना, यानी चेयर को इस पे इतना लिख रहा है और आपको परचेज को देखिए यहाँ पर इतना लिख रहा है, ठीक है। उसी सांकेतिक भाषा में बताना है कि सर्च को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इन्हीं तीनों में आपको क्या दिया, चौथा का आंसर दिया है, कैसे दिया है देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, आर लिख रहा है, ओ लिख रहा है, ठीक है, एच लिख रहा है, ई लिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है। देखिए इसको क्या लिख रहा है, इसको देखिए 68 लिख रहा है, 21 लिख रहा है, ठीक है ना, ये 68 हो गया और यहाँ पर आपको 21 दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे इसमें क्या बोल रहा है, दूसरा में क्या दिया है, यानी चेयर दिया है, देखिए CHA, ठीक है ना, AI यहाँ पर और आर दिया है, ठीक है। देखिए इनको भी क्या लिख रहा है, इनको ध्यान से देखिए, यहाँ पर 73 454 दिया है, 56 दिया है, 74, ठीक है, 456 दिया है, ठीक है ना, 56 दिया है। उसी प्रकार से देखिए इसमें परचेज के पूछ रहा है, देखिए तो P दिया है, R दिया है, E दिया है, ठीक है ना, A दिया है और C दिया है और H दिया है। देखिए इनको भी क्या लिख रहा है, ठीक है, तो इनको भी देखिए 96 14 73 दिया है, यहाँ पर 96 14, यहाँ पर 96 14 और 73 लिख रहा है, ठीक है ना, ये 73 लिख रहा है, ये तो लिख रहा है, लेकिन आपको सर्च को बताना है, ठीक है ना। देखिए इन्हीं तीनों में ना ये चौथा का आंसर दिया है, कैसे दिया है यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, फिर ई लिख रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर ए लिख रहा है और यहाँ पर आर लिख रहा है, सी लिख रहा है और एच लिख रहा है। देखिए इनको क्या लिख रहा है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको देखिए एच को देखिए कहाँ लिख रहा है, हाँ यहाँ पर दिया है, एच के क्या लिख रहा है 2 लिख रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ई को क्या लिख रहा है, देखिए ई को यहाँ पर आपको 1 लिख रहा है, तो यहाँ पर 1 रख लेंगे। और देखिए ए कहाँ लिख रहा है, ए दिया है, हाँ देखिए ए को यहाँ पर लिख रहा है, आपको 4 दिया है तो 4 को रख लेंगे। आर देखिए, आर को कहाँ लिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिया है, आर के यहाँ 6 लिख रहा है, ठीक है ना, तो आर को यहाँ पर क्या रखेंगे 6 को रख लेंगे, ठीक है, आर हो गया। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिया है, सी दिया है, देखिए सी दिया है, तो सी को कहाँ लिख रहा है, हाँ देखिए सी को यहाँ पर आपको 7 लिख रहा है, तो हम 7 को रख लेंगे, ठीक है ना, सी को 7 रखेंगे। और एच को देखिए, एच कहाँ दिया है, तो एच देखिए यहाँ पर आपको 3 दिया है, ठीक है, इधर 4 भी दिया है, इधर 3 भी दिया है, देखिए इधर भी 3 दिया है, इधर 4 भी दिया है ना। देखिए यहाँ पर आपको एच का मान क्या दिया है, तो 4 दिया है, यहाँ पर मान लीजिए 4 को रख लेते हैं, ठीक है, 4 को रख लेंगे। अब इसको कितना आ जाएगा एच का मान, लेकिन यहाँ पर आपको 3 होना चाहिए था, ठीक है ना। देखिए एच का मान 3 है, देखिए इसमें आपको 3 लिख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 3 हो जाएगा, वही तो हम बोल रहा है कि 3 आ जाएगा। तो एच का मान कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको 3 हो गया, एच का मान 3 हो गया। तो वही आपसे बोल रहा है कि सर्च का क्या कोड होगा, तो सर्च के लिए कोड क्या दिख रहा है, 21 46 73, 21 46 73 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, 21 46 73, तो 21 46 73 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, 21 46 73 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से बन रहा है। देखिए इस तरह के सवाल में या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दी रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए आपको बड़ी संख्या बीच वाली में दिख रही है, ठीक है ना। तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे कि बीच वाली संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो अगर इनमें दोनों में क्या करेंगे, गुना भी करेंगे तो नहीं हो पाया, 6 3 9 हो गया, ये भी ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पर लॉजिक इसको ऐसे लगाते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे करेंगे और इसको आपको ऐसे देखेंगे, ठीक है। देखिए 5 और 6 को आपस में क्या करेंगे, देखिए तो 5 को देखते हैं तो 5 और गुने 6 रखते हैं, 6 5 कितना आ गया 30 आ गया। इन दोनों को पहले गुना करते हैं, 30 आ गया, और 30 को क्या करते हैं ना, इनको आपस में जोड़ते हैं। देखिए 3 और प्लस 0 इनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, तो यहाँ पर 9 दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिखेगा 9 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 9 दिख रही है। उसी प्रकार से देखिए 7 और यहाँ पर आपको 8 को रखेंगे, 7 दिख रहा है, 7 गुने 8 दिख रहा है, 8 7 कितना होता है 56 होता है, और 56 दिख रहा है, और 56 में अलग अलग देखेंगे, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो 6 5 कितना आ गया 11 आ गया, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 5 11, 11 को जोड़ेंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 121 आ गया। देखिए 121 आपको यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, इसको रखेंगे। देखिए तो 3 यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 दिख रहे हैं, 3 गुने कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 चौके कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है ना। 12 दिख रहा है, और 12 दिख रहा है ना, तो 12 में क्या करते हैं 1 और प्लस यहाँ पर 2, इनको भी क्या करते हैं जोड़ते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना गया 3 आ गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 9 आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा 9 रखा जाएगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पायदान जो है आपको सीढ़ी से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है किताब जो है इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि पायदान और सीढ़ी से समेत है, नहीं तो यहाँ पर आपको देखिए सीढ़ी, सीढ़ी जो है सीढ़ी पायदान से समेत है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द को रखेंगे जो किताब से समेत होगा। देखिए यहाँ पर सीढ़ी में अनेकों पायदान होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दिख रहा है कि सीढ़ी, सीढ़ी में क्या होता है अनेकों पायदान होता है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखते हैं सीढ़ी में, ठीक है, अनेकों, ठीक है ना, अनेकों पायदान होते हैं, ठीक है ना, पायदान, ठीक है, पायदान अनेकों पायदान होते हैं, ठीक है, यानी होते हैं। देखिए ये सीढ़ी दिख रहा है, सीढ़ी में अनेकों पायदान होते हैं, यानी डांटा होता है, ठीक है, अनेकों होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर पुस्तकें दिख रहा है, तो किताबें दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए पुस्तकालय, पुस्तकालय में अनेकों किताबें रहती हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे पुस्तकालय, ठीक है ना, पुस्तक, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है पुस्तकालय, ठीक है, ये पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में अनेकों किताब रहती हैं, ठीक है। तो पुस्तकालय में अनेकों, ठीक है, अनेकों यहाँ पर किताब होती हैं, ठीक है ना, होती है। देखिए जिस प्रकार से श्रेणी में अनेकों पायदान होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर पुस्तकालय में अनेकों किताब होती हैं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा पुस्तकालय। तो पुस्तकालय को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए शीतल 25 किलोमीटर यानी 25 मीटर पूर्व की ओर चलती हैं, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती हैं और 25 मीटर चलती हैं, फिर वह दाईं ओर मुड़ती हैं और 40 मीटर चलती हैं, इसके बाद फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती हैं, अंत में वह बाईं ओर मुड़ती हैं और 10 मीटर चलती हैं। तो शीतल अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक शीतल है, ठीक है ना, शीतल किधर 25 मीटर पूर्व की ओर चलती है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पूर्व होता है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, नीचे में क्या दिख रहा है दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए शीतल जो यहाँ पर प्रारंभिक स्थान से 25 किलोमीटर पूर्व चलती है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, शीतल को रखते हैं, ये प्रारंभिक स्थान है, ठीक है ना, ये प्रारंभिक स्थान है। यहाँ से क्या करती है शीतल पूर्व की तरफ कितना चलती है, तो कितने चलते हैं, तो यहाँ पर 25 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ से पूर्व की तरफ चलाते हैं, ये 25 मीटर चलती है, ठीक है ना, ये 25 मीटर हो गया,
ठीक है। आगे देखिए, आगे बोलता है कि उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती हैं और 25 मीटर चलती हैं, फिर दाहिने तरफ मुड़ती है। तो दाहिने मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ मुड़ेंगे, ठीक है। कितना चलती हैं? 25 मीटर चलती हैं। ये भी 25 मीटर चलती हैं। वह फिर से दाईं ओर मुड़ती हैं और 40 मीटर चलती हैं, फिर से दाईं ओर मुड़ती हैं, तो फिर से दाईं ओर मुड़ गई और कितना चली? 40 किलोमीटर चली, ठीक है ना। ये 40 किलोमीटर चली, ठीक है। यहाँ पर 40 किलोमीटर चली। आगे बोल रहा है कि फिर इसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़कर वो 25 मीटर चली, ठीक है ना। फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 25 मीटर चलती हैं, ठीक है। ये 25 मीटर चलती हैं, ठीक है। 25 मीटर चल गई। अब बोल रहा है कि वह बाईं ओर से, वो अंत में बाईं ओर से मुड़ती हैं और 10 मीटर चलती हैं, फिर बाईं ओर मुड़ती हैं, तो बाईं मुड़ती हैं तो इधर मुड़ते हैं। ये कितना चलती हैं? 10 मीटर चलती हैं, ठीक है। तो शीतल अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? वो शीतल जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति से वो कितनी दूरी पर दिख रही है, ठीक है। देखिए, ये आपको प्रारंभिक है और यहाँ से वो अंत किया है, ठीक है ना। इन बीच के दूरी ज्ञात करना है, इन दोनों का बीच के दूरी ज्ञात करना है। देखिए, तो यहाँ से क्या टोटल था? ये टोटल कितना है? 40 किलोमीटर है। तो 40 में से 25 घटा लेंगे तभी तो इतना का आपको ज्ञात होगा, ठीक है। देखिए, तो 40 में से 25 को हटा लेंगे तो एक कितना दिख रहा है आपको? 15 हो गया। एक कितना दिख रहा है? 10 दिख रहा है। तो 10 और 15 को दोनों का आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर कितना देगा? 35, 10 है 25, कितना है? फिर 25 किलोमीटर आ गया। कितना है? ये 25 किलोमीटर आ जाएगा। वो कितने दूरी पे है? तो यहाँ पर आपको 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? यहाँ पर आपको 25 मीटर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए, नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको कवि दिया है, राजनेता दिया है और अभियंता दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? कवि दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? कवि दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं? कवि को रखते हैं, ठीक है। कवि है। और कुछ कवि क्या होते हैं? राजनेता भी होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ कवि को राजनेता में रखते हैं, ये राजनेता, ठीक है। कुछ कवि राजनेता भी होते हैं और कुछ कवि राजनेता भी होते हैं, तो कुछ कवि यहाँ पर अभियंता भी होते हैं और कुछ राजनेता भी क्या होते हैं? यहाँ पर आपको अभियंता होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभियंता यानी इस प्रकार से बन जाएगा अभियंता, ठीक है। अभियंता इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? कवि दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कवि हो गया। कुछ कवि क्या होते हैं? राजनेता भी होते हैं और कुछ राजनेता क्या होता है? यहाँ पर आपको अभियंता भी होते हैं और कुछ अभियंता कवि भी होती है और कुछ अभियंता राजनेता भी होते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 डिब्बे P, Q, R, S, T, U और V को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। R के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, यानी S जो है ना Q के नीचे है और V T के ठीक नीचे है, P Q के ठीक ऊपर है, यानी S ऊपर से तीसरा डिब्बा है। तो S और T के बीच में नहीं है, तो टी से तीसरे डिब्बे कौन सा है? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7 डिब्बे है। देखिए, यहाँ पर आपको पहले बोल दिया है, क्या बोल रहा है कि 7 को डिब्बा दिख रहा है, ठीक है, यानी 7 डिब्बे है, जो कि यहाँ पर P, Q, R, S, T, U और V एक के ऊपर एक रखा गया है। लेकिन ये बोल रहा है कि किंतु इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, यानी बोल रहा है कि जो इस क्रम में लिखा है ना, इस क्रम में ये रखा हुआ नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि देखिए R के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। R के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए ना, इसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे रख लेंगे, इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बा होगा ना, 7 हो गया, ठीक है। तो क्या रखते हैं? देखिए 1 2 रखते हैं इधर से, 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 हो गया। एक क्या दिखेगा? ये नीचे दिखेगा, ठीक है ना, ये नीचे दिखेगा। एक क्या दिखेगा? ये ऊपर दिखेगा, ठीक है, ये ऊपर दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि देखिए R के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। R के नीचे केवल 3 डिब्बा है, तो R को मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं। R के नीचे 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है। और आगे देखिए, बोल रहा है कि S Q के ठीक नीचे है। S जो है ना, S वो Q के नीचे है, तो S जो है वो Q के नीचे है, ठीक है। तो Q को कहाँ रखते हैं? तो मान लीजिए यहाँ पर Q को रखते हैं, Q को यहाँ पर रखते हैं। Q के नीचे क्या दिख रहा है? S दिख रहा है, S हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि V T के ठीक नीचे है। V जो है वो T के नीचे है, तो V को T के नीचे रखते हैं।
तो ठीक है ना, भी जो है भी वो टी के नीचे है, तो मान लीजिए टी को रखते हैं और टी के नीचे कौन दिख रहा है, भी दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पी क्यू के ठीक ऊपर है, लेकिन पी जो है ना वो क्यू के ऊपर है, तो पी जो है वो क्यू के ऊपर है, तो क्यू के ऊपर क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, यहाँ पर पी हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है, लेकिन एस जो है ना एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है, एस जो है ऊपर से तीसरा डिब्बा होगा, तो क्या दिख रहा है, 1 2 3 तीसरा डिब्बा यानी एस दिख गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है कि टी आर के ठीक नीचे नहीं है, लेकिन टी है ना टी वो आर के नीचे नहीं है, तो टी को क्या आर के नीचे रखेंगे, नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर किसको रखते हैं, यू को रख लेते हैं, ठीक है, यू रख लेते हैं। आगे बोल रहा है और देखिए, और बोल रहा है कि नीचे नीचे से तीसरा डिब्बा कौन है, कौन सा है, तो नीचे से तीसरा डिब्बा देखिए इसमें कौन सा दिख रही है, ठीक है, नीचे से तीसरा डिब्बा 1 2 3 तीसरा डिब्बा नीचे से क्या दिख रहा है, तो तीसरा यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, यू दिख रहा है, तो यू को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी घड़ी की दोनों सुइयां हर 64 मिनट के बाद मिलती हैं, तो यहाँ पर वह घड़ी की प्रतिदिन कितना पीछे हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि घड़ी दिया है, बोल रहा है कि यदि किसी घड़ी की दोनों सुइयां यानी मिनट और घंटे की सुइयां हर 64 मिनट के बाद मिलती हैं, यानी हर एक 64 मिनट के बाद वो दोनों आपस में मिल जाती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि तो यहाँ पर वह घड़ी प्रतिदिन कितना पीछे हो जाती है, यानी प्रतिदिन जो है ना वो कितने घंटे पीछे हो जाती है, या कितने मिनट भी पीछे हो जाती है। देखिए इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, तब यहाँ पर 65 लिखते हैं, ठीक है, यानी 65, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है कि 65 हो गया, ठीक है, 65 और यहाँ पर 5 लिखते हैं, 5/11 होता है, फिर यहाँ पर माइनस क्या होता है, मिनट होता है, ठीक है, ये मिनट होता है, फिर बटा में भी क्या होता है, यहाँ पर मिनट दिख रहा है, ठीक है ना, ये मिनट होता है, ये आपको फार्मूला दिख रहा है, इसी फार्मूला पर हमको क्या करना है, बैठाना है, ठीक है ना, वो आपको फार्मूला का, ठीक है। अब इसके बाद में फिर आगे और चलते हैं, गुना क्या करेंगे 60 करेंगे, फिर गुना 24 करेंगे, ठीक है। देखिए फार्मूला आपको बैठा दिए, इसी फार्मूला पर हमको लिखना है। देखिए अब इस फार्मूला पर क्या करेंगे, बैठाएंगे। अब बोल रहा है कि 64 यानी हर 64 मिनट पर, ठीक है, तो हर एक 64 मिनट पर इसको रखना होगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे फार्मूला को, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखिए कितना आ गया, 720 आ गया, ठीक है, 720 बटा में 11, क्योंकि देखिए 65 को 11 में गुना करेंगे और गुना करने के बाद में 5 को जोड़ देंगे तो आपको इतना आ जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस कितना दिख रहा है, 64 दिख रहा है, 64 हो गया, फिर गुना कितना दिख रहा है, तो 60 दिख रहा है, फिर गुना यहाँ पर आपको 24 दिया है, ठीक है, ये 24 हो गया, फिर बाटा में कितना गया, तो मिनट दिया, तो मिनट आपको यहाँ पर कितना दिया है, 64 दिया है, ठीक है ना, ये 64 हो गया यहाँ तक, ठीक है। देखिए अब इन सबको आपस में क्या करेंगे, देखिए इन सबको आपस में सोल्व करेंगे, ठीक है, जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 360 आ गया, ठीक है, 360 आ गया, और 360 को क्या करते हैं 64 में भाग करते हैं, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर 64 आ गया कैसे, यानी इसको पहले सोल्व करने के बाद में 364 60, हाँ इसको भी क्या करना है, काटना है, यानी इसको भी देखिए इसको सोल्व करने के बाद में कितना गया, पहले इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। इन सबको सोल्व करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको कितना गया, 360 आ गया, और इसको भी क्या करते हैं 11 मिनट में काटते हैं, तो कितना गया 360/11 आ गया, ठीक है ना, 11 आ गया। अब इनको भी क्या करते हैं, इनका भी सोल्व करेंगे, जब इनका भी सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 यानी 32 8 पूर्णांक 11 आ गया, ये मिनट आ गया, ठीक है। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए वह घड़ी प्रतिदिन कितना पीछे हो जाती है, तो 32 पूर्णांक 8 बटा में 11 मिनट पीछे हो जाती है, ठीक है ना। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 32 पूर्णांक 8 बटा में यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति की दर्पण की छवि का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक आकृति दे, इन आकृति को बताना है कि दर्पण में किस आकृति को दिखेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे इस आकृति में, यहाँ पर आपको दर्पण है, जब इस आकृति को इस दर्पण में देखेंगे ये कैसे दिखेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको ये तो आपको सेम बनेगा, ठीक है ना, ये आपको सेम आकृति बनेगा, लेकिन यहाँ से आपको ये बनेगा, ठीक है, इसको इधर से रखेंगे और इसको ऐसे बनेंगे, इस तरह का आकृति आपको सेम बनेगा। लेकिन देखिए इसमें आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है ना, तो इसको जब इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, देखिए इसको करेंगे हम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, देखिए इसको ऐसे लिख देगा,
ठीक है। इसको क्या करेगा, इसको ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इसको आकृति को दिखाना होगा तो हमको ऐसे दिखेगा, ठीक है। देखिए इस तरह का आकृति बनेगा। इस तरह का जो आकृति है ना, देखिए इस आकृति का है, आपको आकृति दिख रही है, यानी ये वास्तविक आकृति है। जब इसी आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे इस तरह का आकृति दिखेगा। इस तरह का आकृति देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन में देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, बी में दिख रहा है ना, हाँ बी में दिख रहा है, ठीक है ना, बी में दिख रही है, ठीक है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कथन को देखते हैं, कथन बोल कर है, ठीक है ना, इसके आधार पर ही डायग्राम को बनाएंगे। कथन बोल रहा है कि कोई पशु शेर नहीं है, तो कोई जो पशु है ना वो शेर नहीं है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, पशु को रखेंगे, ठीक है। कोई जो पशु है वो शेर नहीं है, तो शेर को आपको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना, ये शेर आगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि सभी शेर मांसाहारी है, लेकिन सभी जो शेर है ना वो क्या मांसाहारी है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, मांसाहारी, ठीक है ना, ये मांसाहारी हो गया, ठीक है, मांसाहारी हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिया, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहले हम दिए कुछ शेर पशु है, कुछ जो शेर है ना वो पशु से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ पशु मांसाहारी है, तो कुछ जो पशु है वो क्या मांसाहारी से समझ है, नहीं है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। नौ तो 1 होगा, 9 तो 2 होगा, यानी क्या हो जाएगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक स्मार्ट टीवी को यानी 1,55,000 में खरीदा गया था, इसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई, यानी अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे यानी छूट पर बेचा गया, ठीक है। तो स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक स्मार्ट टीवी है जिसमें 1,55,000 को खरीदा गया है, ठीक है, था। इसके देखिए इसके अंकित मूल्य पर 35% की वृद्धि की गई, यानी जो अंकित मूल्य था ना उस पर 35% की वृद्धि की गई। फिर अंकित मूल्य पर ही आपको 20% की छूट भी दी गई। देखिए छूट भी दी गई, तो जो स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत क्या था आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या रखते हैं, सबसे पहले टीवी का विक्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर टीवी का विक्रय मूल्य देखिए विक्रय, ठीक है ना, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपको टीवी का विक्रय मूल्य कितना दिए, 1,55,000, ठीक है, 1,55,000 यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है ना। फिर गुना कितना दिख रहा है, 135 दिखेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 35% की वृद्धि कर रहा है। फिर बटा में 100 हो जाएगा। फिर गुने क्या कर रहा है कि 20% की छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर ही, तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 80 आ जाएगा, ठीक है, और बटा में 100 हो गया, ठीक है, 100 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको अब गुना भागा करते हैं। जब गुना भागा करने के लिए पहले क्या करते हैं ना, ये देखिए 4 0 से 4 0 काट देंगे, 1 2 3 और यहाँ पे 4 0 काट दिए, ठीक है, 4 0 काट दिए। अब काटने के बाद में 155 आ गया, देखिए 155 गुने 135 फिर गुने 8, यहाँ पर दिख रहे हैं ना 8 दिख रहा है। अब इन सबको सोल्व करेंगे यानी गुना करेंगे। जब इन सबको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको 1,67,000, यहाँ पर 400, ठीक है ना, 1,67,400 रुपये आ गया, ठीक है। तो आपसे वही बोला है कि स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या था, ठीक है। ये तो आपको इतना कितना आपको यहाँ पर आपको कितना गया, ये तो रुपये आ गया, ठीक है ना, ये रुपये आ गया, यानी विक्रय मूल्य आ गया। जब विक्रय मूल्य लगेगा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ठीक है। देखिए इसको यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसको इधर रख लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर नीचे बनाते हैं। तो नीचे क्या दिख रहे हैं, यानी 1,67,400, ठीक है, 67,000 ये 400 दिख रही है, ठीक है, इतना रुपया आ गया है। जब इतना आपको रुपया दिख रही है ना तो आपको आपका करना है यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर कहते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पर कितना दिख रहे हैं, यानी 67,000, ठीक है ना, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो पहले यहाँ पर लिख ले, नहीं ठीक है, यानी 67,400 दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये इतना पर और माइनस क्या करेंगे, तो माइनस आपको 1,15,000 दिए, यानी 1,55,000, ठीक है, ये यहाँ पर एक 0 55,000, फिर बाटा में कितना आ गया 1,55,000, ठीक है, ये इतना आ जाएगा, 3 0 हो गया। फिर गुने में कितना करेंगे 100 करेंगे, गुना यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 दिख रही है। अब देखिए 1,67,400 में से 1,15,000
ठीक है, 55,000 घटा लेंगे तो घटाने के बाद में कितना आ जाएगा, यानी 1240 आ गया। ठीक है, 1240 आ गया और 1240 गुने 100 भागा कितना पक गया, 155 आ गया। अब इनको सोल्व करेंगे तो कितना गया, ये 8% आ गया। कितना गया, 8%। तो आपसे वही बोला है कि स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या था, तो 8%। 8% देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 वर्षों के लिए 27% वर्ष की दर से RS यानी 21,950 का साधारण ब्याज में ब्याज के तहत मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ बोल रहा है कि 7 वर्षों के लिए और 27% प्रति वर्ष दिया है। ठीक है, RS यानी 21,950 रुपया भी दिया है। तो बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन ज्ञात करना है। क्या करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करेंगे साधारण ब्याज रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर SI बराबर क्या होता है, यानी मूलधन गुने यानी R गुने यानी समय दर गुने और T समय हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बटा में 100 होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पर हमको बैठाना है। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर P मूलधन कितना दिए, तो यहाँ पर रखते हैं। ठीक है ना, तो मूलधन कितना दिए, तो मूलधन 21,950 रुपये दिए। ठीक है, 21,950 रुपये। फिर यहाँ पर गुना क्या करेंगे, यानी दर कितना दिए, तो 27% दिए। ठीक है, 27 हो गया। फिर गुना कितना दिए, समय 7 वर्षों के लिए दिए, तो 7 वर्ष हो गया। फिर बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको गुना भागा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनको सोल्व करेंगे। जब इनको सोल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर अब 41,000, ठीक है ना, 8 यानी 485 रुपये। ठीक है, और 5 रुपये आ गया, यानी इसको सोल्व करने के बाद 41,485.5 रुपये आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी आपको इतना ही हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो गया, 41,485.5 रुपया। ठीक है, तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको तो देखिए 41,000, तो यहाँ पर आपको तो इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, ये तो आपको मिश्रधन आ गया। ठीक है ना, ये आपको क्या लिख रहा है, हम साधारण ब्याज निकाले, इसको मिश्रधन निकालना होगा। ठीक है, तो मूलधन मैंने मिश्रधन करना होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर ले, नहीं इसी पर देखिए, ये तो मिश्रधन ये साधारण ब्याज आ गया। अब इसको हम क्या करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 41,000। ठीक है ना, देखिए 41,485.5 दिख रहा है। अब इसको माइनस कितना से करेंगे, तो देखिए 21,005 ले, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 21,005 नहीं, यहाँ पर 21,000 न दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 21,950। इसको हमको माइनस करना होगा। ठीक है ना, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, दोस्तों देखिए इसको जोड़ेंगे ना, इसको प्लस करेंगे ना, इसको यहाँ पर प्लस करेंगे। 41,485 से एक क्या आ गया आपको, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको मिश्रधन दिख रहा है, यानी ब्याज आ गया। ठीक है ना, साधारण ब्याज बराबर यहाँ पर इतना आ गया। अब इसको देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपको इतना दिया है और ब्याज आपको इतना आ गया है, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, तो जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 64 आ गया, यानी यहाँ पर आपका दिख रहा है 63,435, यानी 63,000, ठीक है ना, 435 दिखेगा। ठीक है ना, 35.5 दिखेगा। तो आपसे वही बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो मिश्रधन कितना आ गया, 63,435। तो 63,435 का ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए किस साधारण ब्याज की दर से, देखिए यहाँ पर 4750 की राशि पर 5 वर्षों में 950 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर कि किस साधारण ब्याज की दर से, यानी किस दर से आपको 4750 रुपये की जो 5 वर्षों में है ये 950 रुपये ब्याज उसको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, साधारण ब्याज रखते हैं। ठीक है ना, ये साधारण ब्याज दिख रहा है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए मूलधन होता है, फिर गुने दर होता है, फिर गुने समय होता है। ठीक है ना, ये समय दिख रहा है। ठीक है, समय हो गया, बाटा में 100 होता है। तो देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज कितना दिए, यहाँ पर देखिए दिख रहा है 950 रुपये। ठीक है, 950 रुपये। फिर बराबर में मूलधन कितना दिए, तो 4750 रुपया, 4750 रुपये। फिर गुने की दर कितना दिए, दर तो आपको निकालना है। ठीक है, समय कितना दिए, तो 5 वर्षों के लिए दिए। ठीक है, और बाटा में 100 को रखेंगे। अब देखिए इनको इधर इधर गुना करते हैं, तो इधर गुना करेंगे या 20 5 100 रख लेते हैं, 20 5 यहाँ पर 100 रख लेंगे। ठीक है, और 1 0 से 1 0 इसको काट लेंगे, कितना बच गया, यहाँ पर देखिए 950 गुने 2 रख लेंगे। फिर बाटा में कितना आ गया, ये 475 दिख रहा है। ठीक है ना, अब बराबर में दर दिख रहा है, यानी आर बराबर। अब इसको ध्यान से देखिए, इनको सोल्व करने के बाद में कितना आ गया, 95 से अगर दोनों को गुना करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा,
तो 900, ये देखिए 1900 आ गया, ठीक है 1900, और 1900 में हमको 475 को भाग करना है। भाग करने के बाद में कितना है क्या 4% आ गया। आपसे वही बोल रहा है कि ये देखिए किस साधारण ब्याज की दर से 4750 रुपये की राशि पर 5 वर्षों में कितना 950 रुपया ब्याज प्राप्त होगा, तो 4% की दर से। तो यहाँ पर दर कितना है 4%। तो 4% देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।